बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे आज के दो टोक में। पहली खबर, पंजाब असम्बली को तोड़ने से पहले कौन सा एडवेंचर किया गया और इस एडवेंचर के दो बुनियादी किरदार कौन से थे और इन किरदारों को किसने लॉन्च किया, इसकी तमाम कहानी जो है अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान ने परवेज इलाही को किस तरह झूठा करार दिया, इसकी कहानी भी हम सुनाएंगे। और फिर लाहौर में जनरल बाजवा से मुतल्लिक क्या एक एक्टिविटी हुई है, इसकी रुदात भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले पिछले एक माह से पंजाब और केपी असम्बली कब तोड़ी जाएगी और जब तारीख दे दी गई तब क्या हालात होंगे, ये पूरे का पूरा एक पाकिस्तान के अंदर एक टग ऑफ वॉर हमें जो है वो नजर आ रही है। और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, जो एडवेंचर करने की कोशिश की गई, यानी ये परवेज इलाही साहब को भी पता था, खान साहब को भी पता था कि इस किस्म का इकदाम जो है वो उठाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो तारीख दी गई वो कौम के सामने है, यानी असम्बली को फौरी तौर पर तहलील नहीं किया गया। अब ये जो एडवेंचर होने जा रहा है, अब इसमें कामयाब कौन होगा, कौन कामयाब नहीं होगा, और फिर परवेज इलाही साहब की जो मुलाकातें हैं वो किन लोगों से हो रही है, इस पर जाने से पहले राज साहब, ये पंजाब असम्बली के अंदर तहरीके अदम एतमाद लाई गई है और कुछ रोज पहले 103 लोगों ने दस्तखत किए थे और अब इसको बाकायदा तौर पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बुध को गालिबन इसके ऊपर जो है जो एतमाद का वोट लेना है, जो गवर्नर को कहा गया है बुध के दिन इसके ऊपर बाकायदा एतमाद का वोट लेना होगा परवेज इलाही साहब को। यानी तहरीक अदम एतमाद आई और इससे पहले एतमाद के वोट के हवाले से भी गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब को कह दिया है। मैं कुछ चीज़ें जो टाइम लाइन है ये सामने रख दूं और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ज़रा ये बताते हैं कि सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह ने रात 9 के बाद अदम एतमाद की तहरीक वसूल की, तहम स्पीकर पंजाब असम्बली अदम एतमाद जमा होने से ला इल्म थे। जरा ये भी बताते हैं कि सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह शाम 4:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में थे। शाम 4:30 बजे वज़ीर आला और मुनस इलाही ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। और ज़रा असम्बली सेक्रेटेरिएट ये भी बताते हैं कि सेक्रेटरी असम्बली रात देर तक ऑफिस में काम करते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है। यानी ये जो स्टोरी पोर्ट्रेट की जा रही है पाकिस्तान की आवाम के सामने कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था और सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए थे, हालांकि राय साहब खबरें कुछ और हैं। अच्छा, अब ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और फिर परवेज इलाही साहब के, यानी तीनों के हवाले से जो है वो लाई गई है। अब राय साहब, इसमें जो इस वक्त नंबर गेम है वो कुछ मैं सामने रख देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर है हसन मुर्तज़ा साहब, वो ये कहते हैं कि हमने वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और हम पार्लिमान को बचाने और पार्लिमान की बालादस्ती की जदोजहद कर रहे हैं। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और 186 नंबर्स हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी मुमकिनात के खिलाड़ी हैं, वो जिसे चाहेंगे वो अगला वज़ीर आला बना देंगे और फिर 23 दिसंबर को जो कुछ होना है वो एक अलग कहानी है। अच्छा, मैं आपकी तरफ जाने से पहले कुछ मजीद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं राय साहब उसके ऊपर भी मैं बता दूं कि ये जो मामला है गवर्नर पंजाब का, ये असल में मामला क्या है। अच्छा, अब ये जो मरासला जारी किया गया है इसके मुताबिक बुध शाम 4 बजे तलब किया गया है पंजाब असम्बली का इजलास। मरासले के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। मरासले का मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही सदर चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। मशहूर है कि पीटीआई और काफली के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों से शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। ये इख्तलाफात वज़ीर आला की जानिब से ख्याल अहमद को काबीना में शामिल करने के बाद वाज़ेह हो गए। यानी पूरे का पूरा जो मरासला जारी किया गया इसमें टाइम लाइन भी रख दी गई और गवर्नर पंजाब ने अपने सियासी होने का सबूत खुद ही कौम के सामने, पंजाब की आवाम के सामने राय साहब रख दिया है। वो ये कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर दरार का ताज़ा तरीन मजहर वज़ीर आला से तल्ख कलामी के बाद सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का काबीना से इस्तीफ़ा देना है।
वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने 4 दिसंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो आइंदा मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। वज़ीर आला का ये बयान पीटीआई की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था, जिस पर 2 अरकान मुस्ताफ़ी भी हो गए। 17 दिसंबर को वज़ीर आला ने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कमेंट्स देने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया। पंजाब असम्बली के ऐवान में हकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फ़र्क है और बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि वज़ीर आला परवेज इलाही ऐवान की अक्सियत का एतमाद खो चुके और आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूँ और इजलास में वज़ीर आला इत्तेमाद का वोट लेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि इत्तेमाद का वोट लेना ऑब्वियसली आपको नंबर्स पूरे करना पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर आपकी इत्तेहादी जमात के जो मेंबरान हैं उन्होंने वोट डालना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का राय साहब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, एक फैसला आया जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और पार्लिमानी लीडर की जो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब स्पीकर के मामले में क्योंकि खुफिया राय शुमारी होनी है तो वहां पर जरदारी साहब का जादू चलेगा और ऐन मुमकिन है कि स्पीकर अपनी जो पोजीशन है और फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो अपनी पोजीशन खो दें, लेकिन सीएम के लिए इत्तेमाद का वोट लेना जरूरी होगा और वो ओपन राय शुमारी के तहत होगा। लेकिन एक नुकता इसमें राय साहब ये है कि उस दिन ऐन मुमकिन है कि अगर आप वोट डाल नहीं सकते लेकिन आप छुट्टी पे तो जा सकते हैं और यही हरबा जो है वो शायद इस्तेमाल किया जा सके। राय साहब, पाकिस्तान में तो शायद जमहूरियत जो है वो एक मुर्दा किस्म की जमहूरियत है, हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर इंतखाबात की क्या सूरत हाल बने और इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ट्विटर का जो मालिक है उसने तो अपने खिलाफ जो है वो पोल करवा लिया। पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन एलन मस्क ने अपने खिलाफ जो है वो पोल करवा लिया, वहां पर इलेक्शन हो गए। पाकिस्तान में जमहूरियत क्या अब बहाल हो सकेगी? वोट होगा या इसी तरह हम जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये खेल खेलते रहेंगे? देखिए हाशमी साहब, एक तो परवेज इलाही को वोट, ये जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया है, ये भी गैर आईनी है और तहरीके अदम एतमाद पेश करना भी गैर आईनी है। अब जो गवर्नर पंजाब ने ये हीले बहाने लिखे हैं इस मरासले में, पहले तो वो ये देख लें, जो वो कह रहे हैं कि बड़ी कलील अक्सरियत हासिल है, बहुत मामूली बर्तरी हासिल है चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली के ऐवान में, तो पहले गवर्नर पंजाब ये देख लें कि शहबाज शरीफ को क्या बर्तरी हासिल है कौमी असेंबली में, एक सीट की। शहबाज शरीफ की जो कौमी असेंबली में बर्तरी है वो एक सीट की है। एक सीट की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था और आज तक वो एक सीट की बुनियाद पर ही इस कौम पर मुसल्लत हैं, जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत करप्ट होने के बावजूद हम पर मुसल्लत किए गए थे, हमें भेड़ बकरियां समझ के, हमें गुलाम समझ के। अब चौधरी परवेज इलाही चूंकि खुद भी रिलक्टेंट थे असेंबली तोड़ने के मामले पर, तो अब उन्हें अपना नंबर शो करना है। यानी इसके ऊपर राय शुमारी इस तरह से नहीं होगी कि पीडीएम की जमातें कोई अपने अरकान लेके जाएंगी, काफ लीग और पीटीआई के अरकान अपने जो नंबर है वो शो करेंगे, इस तरह नहीं होगा। अब 186 का फिगर जो है ये शो करना पड़ेगा चौधरी परवेज इलाही को असेंबली में। अगरचे ये एक गैर आईनी इकदाम किया गया है और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अदालत आजाद है, अगर सुप्रीम कोर्ट आजाद है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिस तरह से एक सुकूत तारी है सुप्रीम कोर्ट पर हमने देखा पिछले 8-9 माह से, तो अगर कहीं से कोई रमक लगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जाग गए हैं, तो ये जो गैर आईनी मूव है इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। ये पहली हियरिंग के अंदर इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। दूसरी बात ये हाशमी साहब कि नंबर सबको पता है कि चौधरी परवेज इलाही सेशन पे सेशन नहीं बुलाया जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि एक सेशन चल रहा है, उसके ऊपर आप सेशन नहीं बुला सकते। सेशन चल रहा है और जो वजूहात बयान की गई हैं, यानी जब आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो जो वजूहात बयान की गई हैं उन वजूहात को वैलिडेट करवाना होता है कानूनी तौर पर, तो वो वजूहात भी कानूनी नहीं है। दूसरी बात यह है हाशमी साहब कि यह तो तय है कि पीटीआई और काफ लीग के अरकान की तादाद मिलाई जाए तो वो पंजाब असेंबली में ज्यादा है। अब अगर ये कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लें और उस दिन
काफ लीग और पीटीआई के 186 अरकान पूरे नहीं होते। अव्वल तो 186 से ज्यादा इनके पास फिगर है, तो अगर कुछ अरकान मिसिंग होते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि जमहूरियत पर डाका मारा गया, इसका मतलब यह होगा कि खरीदो फरोख्त की गई, इसका मतलब यह होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई। वरना अदरवाइज काफ लीग और पीटीआई की जो अक्सरियत है, जो उनके अरकान हैं, जो उनको मतलूबा तादाद उनके पास होनी चाहिए, इस अदम एतमाद के वोट को शिकस्त देने के लिए और अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए जब वो तादाद मौजूद है, अगर आप जब उसमें से अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक काउंट कर दूं ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए कि तादाद क्या है। सर टोटल पीटीआई के 180 हैं और पीएमएल क्यू के 10 हैं, तो ये इस तरह 190 के करीब हो जाता है और 371 टोटल जो है। और ऑपोजिशन के पास इस वक्त 180 है, जिसमें नून लीग के पास 167, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7, राय हक 1 है और एक इंडिपेंडेंट जो है वो 5, मिलाकर तकरीबन 180 की ऑपोजिशन जो है वो मौजूद है। जी, ऑपोजिशन के अरकान की तादाद इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मैटर नहीं करती। मैटर यह करता है कि आपने 186 अरकान दिखाने हैं पंजाब असेंबली के ऐवान में। काफ लीग और पीटीआई के पास 190 अरकान है। अब मंसूबा यह है कि कम से कम 6-7 अरकान आगे पीछे हो जाए, 6-7 अरकान कम कर दिए जाएं पीटीआई के और काफ लीग के। तो अगर पीटीआई के और काफ लीग के 6-7 अरकान आगे पीछे किए जाएं तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए थे, जिनके नतीजे में पंजाब असेंबली में लोटे बनने वाले और अपनी वफादारियां तब्दील करने वाले, जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी शामिल थे, जिस तरह से उनको डी सीट किया गया था, तो अगर अब ये 5-6 अरकान आगे पीछे होते हैं तो उसका मतलब यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी एक डाका होगा, यह सुप्रीम कोर्ट से जंग के मुतरादिफ होगा। और वैसे इनका एक माजी रहा है नून लीग का कि यह सुप्रीम कोर्ट पर इसी तरह हमले करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर जो पहला फिजिकल अटैक हुआ था वो भी नून लीग के दौर में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट की छत की ईंटें उखाड़ दी गई थी, अमली तौर पर एक हल्ला वहां पे बोला गया था। तो अब इनको जरा भी सियासी तौर पर शर्म या सियासी हया का कोई इनके अंदर कोई रमक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और किस तरह से नोटों की बोरियां लेकर वहां पे आसिफ जरदारी पहुंच गए हैं। और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि लोग कहते हैं, आपने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जरदारी साहब का जादू। ये क्या जादू है हाशमी साहब? ये तो करप्शन है। यहां पे लोग कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। मैंने नहीं कहा, उनके पार्लियामेंट लीडर ने कहा है। ये तो चालाकी मक्कारी है, करप्शन। तो करप्शन को, चालाकी को, मक्कारी को, चीटिंग को, धोखाधड़ी को, फ्रॉड को किस तरह से ग्लोरीफाई किया जा सकता है? यानी इसके ऊपर मैं बड़ा हैरान होता हूं जब लोग कहते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी। या तो आसिफ जरदारी पूरे पाकिस्तान में ज्यादा नशिस्तें जीत लें तहरीक इंसाफ से, तो फिर तो आप कहें कि उन्होंने सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी। अगर आप सिंध से नोटों की बोरियां लेके आए, यहां पर अरकान की खरीदो फरोख्त करें और अरकान की खरीदो फरोख्त करके आप यह कहें कि आसिफ जरदारी सब पर भारी, तो इसका मतलब यह है कि आप करप्शन का लाइसेंस दे रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि जितना बड़ा आप डाका मारेंगे उतना बड़ा आपका नाम होगा और आपको कानून नाफिज करने वाले इदारे या आइन की बालादस्ती कायम करने वाले इदारे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाशमी साहब, अव्वल तो इसके ऊपर आज को नोटिस होना चाहिए था, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन का जो सेकंड फेज है ये उसका एक हिस्सा है। ये जो अब पंजाब असेंबली को टूटने से रोकने के लिए, जो कि इमरान खान साहब का हक था, एक आईनी मूव था, उसको रोकने के लिए गैर आईनी मूव किया गया है। तो अगर ये एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही हासिल नहीं कर सकते तो इसका साफ मतलब होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। वरना मुझे बताएं कि किस तरह से हो सकता है कि 8-10 लोग पीटीआई के और काफ लीग के गायब हो जाएं। तो फिर चीफ जस्टिस साहब, आप जरा देख लें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट और आपके जो जज साहिबान हैं उनकी तरजीहात क्या हैं कि दिन दिहाड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असेंबली के ऊपर इस तरह का डाका मारा जाए, आसिफ अली जरदारी बबांगे दोल वहां आके बैठ जाएं, वो ये कहें कि मैं अब नोटों की बोरियां खोलूंगा, यहां खरीदो फरोख्त करूंगा और यहां पर खरीदो फरोख्त करके एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब वजीर आला
जिसका एक इस्तेकाक है कि वो असेंबली तहलील करना चाहता है और उसकी समरी गवर्नर को भिजवाना चाहता है, आप उसको गैर आईनी तरीके से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको यह खौफ है कि जब पंजाब असेंबली टूटेगी, दोबारा इलेक्शन होगा, इमरान खान हमें 3/4 अक्सरियत से हरा देंगे, और जब इमरान खान साहब हमें 3/4 अक्सरियत से हरा देंगे तो फिर जो इनका ग्रेटर प्लान है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि पंजाब में इमरान खान साहब अगले 5 साल के लिए हुक्मरान बन जाएंगे और पंजाब में जो कौमी असेंबली के हलकों में इन्होंने धांधली का एक ग्रेटर प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हाशमी साहब, ये तो अंधेर नगरी है, यानी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को दफन करने के मुतरादिफ है। बंद करें ये सुप्रीम कोर्ट, बंद करें ये हाई कोर्ट, तमाम अदालतें बंद करें। ये जो आपका आइन का टुकड़ा है या आइन की दस्तावेज, इसको आप कहीं जलाएं, फाड़े, फेंकें, जब इसके ऊपर अमल ही नहीं करना तो फिर क्या फायदा है? आप एक फेल्ड स्टेट हैं, मुकम्मल तौर पर एक नाकाम रियासत है, जो एक नाकाम रियासत के लिए जिस किस्म के हालात होने चाहिए मुकम्मल तौर पर हम उन हालात से गुजर रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि वो शहबाज शरीफ जिनकी माशी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया, जिनकी सफारती पॉलिसियां ये हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है, जिनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि बन्नू में देखें कितना हसास वाकया हो गया और वहां पे दहशतगर्दों ने किस तरह से हमारे फौजी जवानों को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है और किस तरह से दहशतगर्दी की वेव आई है। यानी सिक्योरिटी के महाज के ऊपर शहबाज शरीफ फेल हो गए, सफारती महाज पर फेल हो गए कि अफगानिस्तान जहां पीस प्रोसेस सारा पाकिस्तान ने इनिशिएट करवाया था, पूरा तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ इनके साथ बैठ के मेज पर वहां पे अमन लाने के लिए इमरान खान साहब के दौर में कितनी एफर्ट्स की गई थी, वही अफगान तालिबान है। वो चबन बॉर्डर के ऊपर देखे कितनी शेलिंग हो रही है, हमारे जो शहरी आम वो शहीद हो रहे हैं। और माशी पॉलिसियां ये है कि 100% हमारे डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। और अब हाशमी साहब, इसका नतीजा ये निकला है कि जो बैरूने जो ममालिक हैं दूसरे, वो हमें कर्ज इसलिए नहीं देंगे कि उनको पता है कि पाकिस्तान अब ये कर्जा वापस देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 100% पर चला गया पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा। तो अब हमें कहीं से कर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कर्जा डूब जाएगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे। ये नाकाम रियासत है, इसके जो करते धरते हैं वो तो जाके बैठ जाएंगे लंदन में, उनके तो अपने शाही मामलात हैं। रियासत के पास तो एक फूटी कोड़ी नहीं है इस वक्त, रियासत के पास एक फूटी कोड़ी नहीं है। तो उसके बावजूद अगर शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने के लिए, अगर हमजा शहबाज को मुसल्लत रखने के लिए, आसिफ अली जरदारी को मुसल्लत रखने के लिए तमाम इदारों ने मिलकर यह गेम करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर खामोश रहना है, तो फिर बंद करें ये अदालतें और लोगों के साथ ये मजाक बंद करें कि दिन दिहाड़े इतना बड़ा आप डाका मार रहे हैं। अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद डीसीट हुए थे पंजाब असेंबली के अरकान, जो कि अपनी वफादारियां जिन्होंने तब्दील की थी, और अब वो दोबारा से गेम खेली जा रही है। तो होना तो यह चाहिए था कि जिस वक्त ये गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए और ये जो तहरीके अदम एतमाद इन्होंने जमा कराई थी, उसी वक्त कानून और आपका जो आइन है वो उसी वक्त हरकत में आना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी खामोशी रहेगी और इसी तरह ये डाका हो सकता है कि कामयाबी से मारने में कामयाब भी हो जाए, क्योंकि अगर इन्होंने ये अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जुमे को असेंबलियां तहलील करूंगा, तो इन्होंने 2 दिन पहले अगर ये कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उसका मतलब है कि 8-10 बंदे इन्होंने अगवा कर लिए हैं, 8-10 लोगों को यरगमाल बना लिया, उनको आगे पीछे कर लिया है खरीदो फरोख्त के जरिए, और जो नोटों की बोरियां सरकारी वसाइल से आसिफ अली जरदारी लेके आए हैं। अब फिर होगा क्या राय साहब, अगर ये बात आगे नहीं बढ़ती और इत्तेमाद का वोट नहीं ले पाते, तो फिर अब ये क्या होगा? क्या मामला रुक जाएंगे या फिर दोबारा से इंतखाब होगा अगले वज़ीर आला का और फिर नई जो है वो तो जोड़ तोड़ होगी? क्या होगा इसके बाद? देखें, एतमाद का वोट अगर नहीं ले पाते चौधरी परवेज इलाही तो फारिग हो जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि दोबारा से फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा, फिर जो पार्टी ज्यादा अपना नंबर शो करेगी वो दोबारा से अपना वज़ीर आला नामजद करेगी। वही जो एक वोटिंग का एक प्रोसेस जो पहले हुआ था वो प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन इसके अंदर क्या यह भी मुमकिन है, यह भी देखना होगा कि क्या परवेज इलाही को ऑन बोर्ड तो नहीं लिया गया,
मेरा ख्याल यह है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होगा। परवेज इलाही इतने भी ज्यादा निचली सतह तक नहीं गिर सकते कि उनको इस तरह से तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह से लेने के लिए कहा गया, परवेज इलाही ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाएं, उसके बाद जब दोबारा से वजारत आला के लिए रन हो और वजारत आला के इलेक्शन यानी मैच फिक्स नहीं है, उसमें चौधरी परवेज इलाही दोबारा से, या आप ये कह लें कि काफ लीग के किसी और कैंडिडेट को खड़ा करके उसको दोबारा से वजारत आला के ऊपर लाने की कोशिश की जाए, तो ये इसके अंदर एक बारीक सी गेम हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज इलाही इस हद तक पीडीएम के साथ मिलकर साजिश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के कानून, आइन और जमहूरियत पर एक खुला डाका है, और हम रोज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हमें यह पता भी है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस लेना है। एक शर्मनाक तारीख है हमारी अदलिया की, और डिक्टेटर्स के हाथों और ताकत के सामने ये हमेशा सबमिसिव रोल प्ले करते हैं, और अभी भी ये सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। आप देख लें कि मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब को कहा था कि आप बेंच फिक्सर हैं, और एक कॉमेडी प्रोग्राम करवा दिया। कहा उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा, हाशमी साहब आप हंस रहे हैं, सामने खड़े होकर कहा। आप कहते हैं तो मैं प्रोड्यूसर साहब को कहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे मैं सुप्रीम कोर्ट पे हंस जी। आप कहते हैं तो मैं वो इनकी टेप चलवा देता हूं, वीडियो टेप, जिसमें मरियम नवाज कह रही थी कि ये बेंच फिक्सर है। लेकिन आप देख लें कि कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, मैं चूंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी जरा नासाज है, तो मैं चाहूंगा कि जरा हमले आप कम करें और मेरी बात सुने। ये जो मामला, आपको लगता है कि इन हालात के अंदर जो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं हर कोशिश करके पंजाब असम्बली को बचा लूंगा। राजा साहब, ये कब से पीपल्स पार्टी के को इंटरेस्ट हो गया पंजाब असम्बली में? एक तो मैं चाहूंगा कि इसका जवाब देते हैं, और फिर ये भी मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि ये दो टोक को ही क्रेडिट जाता है, और ये तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट की बात कल हमने इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सामने जो है वो रखी थी, और आज वही गेम जो है वो बनती जा रही है। हैविंग सेड दैट, फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट आई है ना, इसके बाद वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, और परवेज इलाही साहब जो हैं वो असम्बली तहलील करने का जो मामला है उसको उसी तरह जो है वो पूरा किया जाएगा। जिसने जो शौक पूरा करना है वो कर सकता है। अच्छा राय साहब, फिर ये जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी अब सामने आ गई है। मुझे थोड़ा सा हैरानगी ये भी हो रही है कि अगर किसी को अगवा किया गया, या कोई बंदा कहीं छुप गया, या पैसे लेकर चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को इसका एक तो नोटिस लेना चाहिए। अब देखते हैं कि लेती है कि नहीं लेती। हम और आप मिलकर सब हंसी रहे हैं, और हंसना भी हमें चाहिए इस निज़ाम के ऊपर। राजा साहब, एक हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी गई है, और तहलील का मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि ये स्ट्राइक डाउन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। जी राय साहब। अच्छा राय साहब, ये तो सब कुछ एक अपनी जगह पे, मैं चाहूंगा कि खान साहब ने जो कुछ कहा है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करें, और परवेज इलाही साहब के हवाले से जो बातें कही। आपको याद होगा कि कल जब ये इंटरव्यू नशर किया गया तो एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था परवेज इलाही का, और बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि जनाब इंटरव्यू में कि मुझे तो पहले तय हुआ था कि आपने जनरल बाजवा के बारे में बात नहीं करनी, लेकिन अब ये सवाल उनसे पूछा गया और उसका उन्होंने जवाब दिया कि हम चाय पी रहे थे और बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही थी, और कोई किसी ने मुझे नहीं कहा। फिर इससे पहले फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि मैं तमाम वक्त वहाँ पर मौजूद था और कोई इस किस्म का इशारा नहीं दिया गया था कि आपने जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो है वो बात नहीं करनी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आपकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है, हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, ना ही पार्टी डिसिप्लिन में आपको ला सकते हैं, तो आपकी अपनी राय है, लेकिन हमारा एक अपना स्टांस है, अपनी पोजीशन है जो आगे हम लेकर चलेंगे। अच्छा, एक तो परवेज इलाही साहब एक डिफिकल्ट स्पॉट पे हैं, क्योंकि अब खान साहब तो बिल्कुल ही इनकार उन्होंने कर दिया कि यार मैंने तो ऐसी बात नहीं की थी। एक तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें, आप ये जो पूरा एक सिनेरियो जो डेवलप हुआ। फिर राय साहब, खान साहब ने ये जो अमरीकी साइफर एक गैर मुल्की टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, मीडिया को इंटरव्यू दिया, और ये उनसे सवाल किया गया कि आपकी हुकूमत को गिराने में कौन जिम्मेदार था, और फिर उसके ऊपर उन्होंने जवाब भी दिया कि जिम्मेदारी किसकी है, जनरल बाजवा की है या अमेरिका की। तो उसका उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने हमेशा की तरह ट्विस्ट किया, वो ये कहते हैं कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता,
चूंकि उनसे ये सवाल पूछा गया था कि कौन कितना जिम्मेदार है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करवाएं, पता चल जाएगा कि अमेरिका कितना जिम्मेदार है, लेकिन मुझे ये पता है कि जनरल बाजवा जो है वो कितने जिम्मेदार हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसलिए साइफर की इंक्वायरी चाहता था। जनरल रिटायर्ड बाजवा के कंट्रोल में था, उन्होंने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको एनआरओ दिया। मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं और मौजूदा सियासी और माशी बहरान के जिम्मेदार भी वही हैं। और फिर जो उनसे मजीद बातें भी हुई, लेकिन अब तो ये दोनों राज जो हैं वो बाकायदा तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसे कोई राय साहब रोक नहीं सकेगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि आज एक आर्टिकल भी लिखा गया है कि जनरल बाजवा अपने जो 2 साल का जो टाइम है वो जवाब नहीं दे सकते, नहीं तो वो जरूर आकर जवाब दें इमरान खान के उन तमाम इल्जामात का जो उन्होंने लगाए हैं इस पिछले 1 माह के अंदर। हाशमी साहब, एक तो जनरल बाजवा जराए से अपना मौकफ तो सामने लेके आ रहे हैं और एक मर्तबा नहीं लेके आ रहे, बार बार लेके आ रहे हैं। और वैसे तो जो आपके साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, आज तो उन्होंने भी जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये बताया कि जो उन्होंने मुझसे मुलाकात की इसकी दरखास्त उन्होंने की थी और उनकी ख्वाहिश पर यह मुलाकात हुई और वो मुझे ये कह रहे थे कि मुझे आपके पास आना है और आपकी खिदमात को सराहना है। यानी अचानक जनरल बाजवा को याद आई कि साबिक चीफ जस्टिस के पास मैं जाऊं। अब चूंकि जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक पीटीआई के रैंक्स के अंदर एक मस्बत राय है, तो इस वजह से जनरल बाजवा ने, आप ये कह सकते हैं कि मुनासिब समझा कि चलें जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात करते हैं, इसकी खबर भी बाहर आ जाएगी, तो शायद मेरे लिए जो मुझ पर तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा, उस तनकीद का हुजम और उसकी शिद्दत किसी हद तक कम हो जाए। दूसरा, हाशमी साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान था कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुझे करप्ट अनासिर का एहतसाब करने से क्यों रोक रहे हैं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। तो खान साहब कहते हैं कि पहले तो मैं हैरान था कि शहबाज शरीफ के ऊपर ओपन एंड शट केस है, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, करप्शन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन शहबाज शरीफ जेल नहीं जा रहे थे, उनकी फाइल रुक जाती थी। तो खान साहब ने कहा मैं उस वक्त बड़ा हैरान था, मैंने डिस्कस भी किया जनरल बाजवा से, तो उस वक्त वो यही कहते थे कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यानी हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो खान साहब को इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जनरल बाजवा की जानिब से कोई रुकावट है, तो खान साहब इसलिए उनको ये मैसेज दे रहे थे कि अगर आपकी जानिब से कोई रुकावट है तो ये रुकावट आप ना डालें, ये गैर आईनी काम है। अब खान साहब कहते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि जनरल बाजवा तो खुद करप्ट थे। ये खान साहब के अल्फाज हैं कि बाद में मुझे पता चला कि जनरल बाजवा खुद करप्ट थे, इस वजह से वो करप्ट अनासिर को और उनका एहतसाब जो है वो नहीं होने देना चाहते थे। और उनका इशारा अहमद नूरानी की स्टोरी की जानिब था, जिसमें यह तासुर था कि 12.7 अरब रुपए के असासे जनरल बाजवा और उनकी फैमिली ने बनाए। अगरचे आईएसपीआर ने बाद में इसके ऊपर एक वजाती स्टेटमेंट भी जारी किया था और जनरल बाजवा भी इसके ऊपर अपना मौकफ जो है वो जराए से सामने लेके आए थे। अब हाशमी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को हमारे साथ चलना पड़ेगा वरना उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने 5-6 सहाफियों के सामने चौधरी परवेज इलाही को झूठा साबित किया है। उन्होंने कहा कि 1 घंटा जब मैं ये खिताब कर चुका था, 1 घंटा मेरे साथ बैठकर वो हंसते रहे, कहके भी लगाते रहे, हम गपशप लगाते रहे। उस वक्त उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि खान साहब आपने जनरल बाजवा के मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी थी। और घर जाकर उनको अचानक याद आ गया और अगले दिन उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया, ये हमारे लिए भी हैरान कुन था कि आखिर इनको किसका पैगाम आया। और जाहिर है कि खुद चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि मुझे जनरल बाजवा का पैगाम आया था और जनरल बाजवा ने मुझे ये पैगाम पहुंचाया कि आप इमरान खान के साथ बैठ के मेरी बुराइयां कर रहे हैं और आपके सामने इमरान खान साहब आपके साथ बैठकर मेरे मुतल्लिक इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज इलाही एस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी ले जाते हैं। अब यह भी बड़ी मानीखेज बात है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के पास ये मालूमात भी हैं कि परवेज इलाही के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था और जनरल बाजवा के मुतल्लिक तो उन्होंने साफ कह दिया। फिर हाशमी साहब, एक बड़ी मानीखेज बात और जो परवेज इलाही ने की कि 1 साल की माशी इमरजेंसी लग सकती है अगर पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली से हम निकले। एक तो वो ये भी कहते हैं कि कौमी असेंबली से हम इसलिए नहीं निकलना चाहते कि हम चाहते हैं कि कुछ काम कर जाए।
आप तो जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, शहबाज शरीफ की हुकूमत का तो हिस्सा नहीं है, तो फिर कौमी असेंबली में रह के आप कौन से काम करना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम कुछ काम कर जाएं। और दूसरा ये हाशमी साहब कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक जो इमरान खान साहब का स्टैंड था, और ये परवेज इलाही ने कहा कि अब कोई बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और मैं बड़ा उसके ऊपर मौकफ अपनाऊंगा। इमरान खान साहब ने लाहौर में जो इनकी ताज़ा तरीन सहाफ़ियों के साथ ब्रीफिंग हुई है उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि मैं जनाब बाजवा के मुतल्लिक जो हकायक हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से ये कौम के सामने बार बार रखूंगा और चौधरी परवेज इलाही या कोई और मुझे नहीं रोक सकता। और उन्होंने फिर ये भी इनडायरेक्टली अंदिया दिया कि मुनीस इलाही अगरचे बार बार आके मुझे यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपके साथ हैं, और परवेज इलाही भी इस तरह की यकीन दहानी करवाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा परवेज इलाही अगर हमसे अलग हो जाते हैं। और यह बात एक हकीकत है, सबको पता है कि पीडीएम की 14 जमातें, रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन, ये तमाम फैक्टर एक तरफ थे और इमरान खान साहब ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 2 मरतबा क्लीन स्वीप कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि अगर परवेज इलाही उनके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं और उनको पीटीआई के ऊपर से ये जो बोझ पड़ा हुआ है इसको उतारना भी पड़ता है, तो खान साहब मुकम्मल तौर पर उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जनरल बाजवा के मुतल्लिक खान साहब का जो स्टैंड है, खान साहब उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मैं ना राय साहब जब से ये ऐलान हुआ है ना तो सोशल मीडिया को देख रहा था और ये सवाल पहले तो मेरे जहन में भी आया, और मैंने जब मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जो हाईलाइट और फ्लैश और जो क्वेश्चन पूछा इस वक्त जा रहा है कि जो कुछ गवर्नर पंजाब ने किया ना, सदर साहब को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और सदर साहब कह सकते थे कि शहबाज शरीफ साहब आप भी एतमाद का वोट लें। तो राय साहब, आपको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक अपनी राय दी है कि उसी दिन कहा जाए कि उसी वक्त पे जब पंजाब असम्बली में परवेज इलाही को एतमाद के वोट की बात आप कर रहे हैं, तो उसी वक्त आप शहबाज शरीफ को भी एतमाद के वोट का जो आरिफ अलवी साहब हैं वो कहें। तो क्या ये मुमकिन है, हो सकता है क्या, या ये एक कम से कम सियासी दावपेच तो जरूर है इसके अंदर, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां भी बड़ी थिन मेजोरिटी तो मौजूद है और वहां पर मैंगल ग्रुप है, बलोचिस्तान की पार्टीज हैं, एमक्यूएम के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पर तो काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 जमातें हैं, लेकिन वहां पर तो 13-14 जमातें, खिचड़ी पकी हुई है। फजलुर रहमान काबीना से उठकर चले गए, रेकोडिक के मामले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कमेटीज बनाई गई, चीजें रिपोर्ट हुई हैं, तो वहां पर तो ज्यादा मसाइल हमें नजर आ रहे हैं। देखें, ये मूव किया तो जा सकता है, क्योंकि अगर ये मूव किया जाए तो इमरान खान साहब की जो पीटीआई पार्टी है इसने अगरचे कौमी असेंबली से इस्तीफे दे रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद नंबर पूरे करने शहबाज शरीफ को करने होंगे। यानी 171-72 का फिगर जो है ये पूरा करना पड़ेगा शहबाज शरीफ को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब के अरकान कौमी असेंबली उस दिन असेंबली में मौजूद होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लिया था, आपको याद होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी खरीदो फरोख्त के जरिए उन्होंने हफीज शेख को एक अपसेट शिकस्त दी थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब के लिए ये कोई कानूनी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि वो कौमी असेंबली के फोरम पर वो शिकस्त हुई थी, सबको पता है कि किस तरीके से खरीदो फरोख्त की गई थी, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और उस दिन इमरान खान साहब को अपने नंबर शो करने थे। उस दिन ऑपोजिशन नहीं गई थी कौमी असेंबली में, तो इस वजह से जो शहबाज शरीफ की एक वोट की बढ़तरी हासिल है, कम से कम यह है कि शहबाज शरीफ की नाक की लकीरें जरूर रगड़ी जाएंगी, क्योंकि ये जितने भी इत्तेहादी हैं, ये जितना आपने नाम लिए, काफ लीग, बाप और इसी तरह मैंगल, ये सब फिर अपने मुतालबात भी बनवाएंगे। शहबाज शरीफ को इनके घरों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, वहां इनके दर पर जरदारी साहब अंगेज हो जाएंगे, जरदारी साहब अंगेज हो जाएंगे, उनकी तवज्जो पंजाब से हटकर कौमी असेंबली की तरफ चली जाएगी, इनके दर पर हाजिरी देनी पड़ेगी। जो आपने एक सवाल किया कि लोग कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी को यह इकदाम बहुत पहले कर देना चाहिए था। हाशमी साहब, यह इकदाम तो इमरान खान साहब के कहने पर यह सदर आरिफ अलवी बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब का मुकाबला इन 14 जमातों से नहीं था। इमरान खान साहब के दुश्मन ये 14 जमातें इमरान खान साहब का बतौर दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकती थी। इमरान खान साहब का मुकाबला
जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट तक एक ऐसे दुश्मन से था जो कि इमरान खान साहब को तो नजर आ रहा था, जो सहाफियों को तो मालूम था, लेकिन आम लोगों को नहीं नजर आ रहा था। वरना मुझे बताएं कि एक वोट के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत को रुखसत करना कौन सा मुश्किल काम था। इमरान खान साहब ने तो क्लीन स्वीप करके ज़िमनी इलेक्शन में अपनी बर्तरी भी साबित कर दी। तो इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो किसी और कुव्वत से था, वो जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान साहब का मुकाबला था। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त अगर सदर आरिफ अलवी ये मूव करते भी तो ये बैकफायर हो सकता था। इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कैलकुलेशन की हुई थी, उनको पता था कि कहां से ये फिर बंदे पूरे कर लिए जाएंगे शहबाज शरीफ के। लेकिन अब यह है कि कम से कम अलामती तौर पर अगर यह मूव किया जाए तो शहबाज शरीफ की नाक की लकीरें जरूर रगड़वाई जा सकती हैं। यह एक ऑप्शन है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन पहला फोकस यह होना चाहिए कि यह जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब में है, यहां पर परवेज इलाही मतलूबा वोट हासिल कर लें ताकि यह जो एक घिनौना मूव किया गया है इसको नाकाम बनाया जा सके और फिर 21 तारीख को इमरान खान साहब अपने प्लान के मुताबिक 23 दिसंबर को अपने प्लान के मुताबिक पंजाब असेंबली तहलील करें। बहुत शुक्रिया आसिफ। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।